गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो, अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, चलो बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। एडियाबैटिक, अब देखो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये कांस्टेंट होने चाहिए। पहली बात, गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, वो कांस्टेंट होने चाहिए। सेकेंड, अगर हम लोग यहां पे बात करें, यहां पर जो हीट एक्सचेंज है आपके पास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, अगर मैं हीट एक्सचेंज की बात करूं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये आपकी हीट एक्सचेंज जीरो होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हीट एक्सचेंज की बात करूं तो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये आपके एग्जैक्टली वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। मेन कंडीशन आपके पास यही है। दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हुई, ठीक। अब देखना, ध्यान देना बेटा, मैं यहां पर स्टेट वेरिएबल्स की बात करूं, देखो हमने यहाँ पे कोई भी स्टेट वेरिएबल को फिक्स ही नहीं किया है। मतलब यहाँ पर P1, V1, T1, P2, V2, T2 तीनों ये चीजें वेरी करेंगे। मैं यहाँ पे आपको P1, V1, T1 और P2, V2, T2 ये तीनों चीजें आपकी वेरी कर रहे होंगे। अब समझो जाए, इस बात को समझते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स के आपके तीनों चीजें वेरी कर रही हैं अगर यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले हाउ टू अचीव, द सिस्टम। इस सिस्टम को हम कैसे अचीव करेंगे, तो वो सबसे पहले वही, यहां पर भी वही बात आती है, आइडियल कंडीशन की बात करें। अगर मैं आइडियल कंडीशन की बात करूं तो यहां पर आइडियल कंडीशन में अगर ये हमारे पास एक आइडियल कंडीशन दी हुई है तो इस कंडीशन में आपके पास हम सीधे क्या बोल देंगे, हम कहेंगे यहां पर परफेक्ट इंसुलेटर ले लो। अगर आइडियल कंडीशन की बात करें तो हम सिंपल क्या बोल देंगे कि यहां पर परफेक्ट इंसुलेटर ले लो, क्योंकि आइडियल में तो परफेक्ट इंसुलेटर एग्जिस्ट करता है। अगर परफेक्ट इंसुलेटर ले लिया तो हीट एक्सचेंज यहां पर जीरो हो जाएगा। अगर हीट एक्सचेंज जीरो हो गया तो बताओ ये आपका क्या हो जाएगा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। चीजें बहुत आसान है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, अगर हम लोग एक इंसुलेटेड वेसल ले लेते हैं, अगर हम लोग परफेक्ट इंसुलेटर ले लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें तो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा यार। अब प्रैक्टिकल में हमें समझना यह है कि हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इतना टाइम हमें नहीं देना है कि हीट जो है ना सिस्टम से सराउंडिंग चली जाए, सराउंडिंग से सिस्टम चली जाए। तो देखो इसके लिए हम लोग करते क्या है, यहां पर इस पर्टिकुलर केस में हम यहां पर बेस्ट पॉसिबल इंसुलेटर की बात करते हैं। हम यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल इंसुलेटर की बात करते हैं, जो भी बेस्ट है आपके पास। अब देखो, अगर मैं बेस्ट पॉसिबल इंसुलेटर एक ले, लेकिन हमारे पास परफेक्ट इंसुलेटर तो नहीं है।
दूसरा क्या करते हैं हम लोग, ये जो पिस्टन की बात करते हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ पिस्टन की बात करते हैं। हम यहां पर पिस्टन को बहुत क्विकली मूव कराते हैं। जब पिस्टन को बहुत क्विकली मूव कराएंगे ना, तो हीट को इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा ही नहीं कि वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो पाए। तो जब भी हम कहते हैं बहुत वेरी फास्ट मूवमेंट ऑफ पिस्टन, इनडायरेक्टली वो आपको बताना चाह रहा है कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस को अचीव करना चाह रहा है। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक तो इंसुलेटिंग हमने ले लिया, जो भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल था, लेकिन तब भी यहां कुछ ना कुछ लीकेज तो होगा। तो हीट को ट्रांसफर होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। अगर हम इतना टाइम ही ना दें, हम एकदम से कंप्रेस कर दें, तो हीट का इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो सिस्टम से बाहर जाए, सिस्टम के अंदर आए, तो ये प्रोसेस किसका हो गया? तो एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे कभी आपने ध्यान दिया हो, जैसे आपके टायर में पंचर हो जाए, तो जब टायर में कोई पंचर होता है, तो वहां पे एक टाइनी सा होल हो गया होगा, और उस टाइनी होल से बताओ गैस लगातार लीक कर रही होगी। अगर हम जैसे पंचर में क्या होता है, एक टाइनी सा होल हो जाता है, उस टाइनी होल से धीमे धीमे गैस जो है ना लीक करती रहती है, और ये धीमे धीमे गैस लीक करती है, ये और इसमें हम देखते हैं कि उस टायर से वो पूरी तरीके से, जब टायर आपका फ्लैट तब होता है जब एक अच्छे खासे लंबे टाइम बाद जो है ना, वो उससे एयर सारी बाहर निकल पाती है। जैसे आपने रात में कहीं बाइक लेके आए, आपने पार्क कर दी, मॉर्निंग में देखते हो तो टायर फ्लैट हो गया आपका। तो मतलब वहां पर ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीमे धीमे जो है ना गैस जो है ना उससे बाहर निकल रही है। लेकिन अगर यही केस की बात करें, एकदम से टायर आपका बर्स्ट हो जाता है, आप कभी देखना, जब टायर एकदम से बर्स्ट होता है ना, आप टायर को टच करके देखना, एक आपको वहां पे टायर के सरफेस पे कोल्डनेस फील होगी। मतलब वहां पे आप उसको सरफेस को टच करोगे, तो आपको लगेगा उसका टेम्परेचर कम हो गया है, वो कोल्डनेस आपको फील होगी। ये कोल्डनेस क्यों हुई? क्योंकि जब एकदम से टायर बर्स्ट हो गया, तो उसके अंदर जो गैस फिल थी, वो भाई अंदर कंप्रेस्ड स्टेट में थी, एकदम से फ्री स्टेट में आई, तो एकदम से उसका एक्सपेंशन हुआ। अब एक्सपेंशन ये इतना फास्ट प्रोसेस था ना, कि वहां पर कोई भी हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं। जब हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया वर्क डन करने में। अब बताओ, जब वर्क डन करने में उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज किया, तो ऑब्वियस बात है उसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जब भी गैस पॉजिटिव वर्क करेगी, तो वहां पर हीट है नहीं, तो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करे, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए कभी भी अगर टायर एकदम से आपका बस्ट हुआ है ना, आप उसे टायर के सरफेस को टच करना, तो आपको समझ में आएगा वहां पे कोल्डनेस होगी आपके पास। मतलब आपको लगेगा कि इसका टेम्परेचर कम हो गया है। हाँ, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो एकदम से जो सडन ड्रॉप हुआ टेम्परेचर का, वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर गैस ने जो है ना अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज किया एक्सपेंशन में। और जब पंचर होता है, तब वो एक स्लो प्रोसेस था, उससे धीमे धीमे जो है ना एयर बाहर निकल रही थी, और साथ ही साथ हीट एक्सचेंज भी हो रहा था। तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज तो कर ही रहा था, बट साथ ही साथ बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम में हीट भी आ रही थी। बट जब टायर बर्स्ट हुआ, तो ये इतना क्विक प्रोसेस था, इसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, और सारी की सारी इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हो गई। किसमें? वर्क डन बाय द गैस में। मेरी बात से सभी लोग सहमत? तो जब भी हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पिस्टन का बहुत रैपिड मूवमेंट होता है, बहुत तेजी से हम मूव करते हैं, और ये इस बात को इंश्योर करता है द गिवन प्रोसेस इज एडियाबैटिक। मेरी बात से सभी लोग सहमत? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। अब देखिए, अब देखो यार, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसेस लॉ के लिए। अब देखो बेटा, अब थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी तक क्या था, हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के डायरेक्टली प्रोसेस लॉ निकाल लेते थे। बट यहां पे हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों ही वेरिएबल है, और प्रोसेस लॉ दो के बीच में होता है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रोसेस लॉ की बात करें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से कोई फायदा नहीं।
क्योंकि यहां पर ये तीनों चीजें वेरिएबल है, पी वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर। हमें तो जब प्रोसेस लॉ चाहिए होता है सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल का प्रोसेस लॉ तो नहीं होता है। अब देखो पीवी में हम कैसे इक्वेशन निकालें, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाऊं, सभी लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बेटा ये डेरिवेशन नहीं है। अगर आप सोचो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, बताओ डी क्यू इज इक्वल टू होता था डी यू प्लस डी डब्ल्यू। बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस है, डी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। बताओ डी यू आपको पता है, डी यू क्या होता है, एन सी वी डी टी, याद है ना। डेल्टा यू हर प्रोसेस के लिए क्या होता है, एन इंटू आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, ये होता है आपका डेल्टा यू। और ये आर अपॉन गामा माइनस 1 बताओ किसकी वैल्यू है, दिस इज एन इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है। ये क्या होगा, दिस इज एन इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी की वैल्यू होगी। तो दैट मीन इसको मैंने अगर डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और ये डेफिनेशन फॉर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए वैलिड है। तो ये एन सीवी डी टी और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू डीवी। यही तो है। कुछ कुछ हुआ तो नहीं यार, इससे कुछ फायदा तो मिला नहीं, कोई बात नहीं, एक इक्वेशन तो मिली यार। तो सेकेंड इक्वेशन तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें तो पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू एन आर डी टी, यही तो हुआ। पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू एन आर डी टी, ये एक सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखो हम पी और वी में इक्वेशन निकाल रहे हैं, हमें एन टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हम एन और टी को हटाना चाह रहे हैं। तो भाई बताओ यहां पे अगर मैं बात करूं, तो दिस पी डीवी इज इक्वल टू माइनस का सीवी इंटू एन डी टी। बताओ ये हो जाएगा पी डीवी इज इक्वल टू माइनस सीवी एन डी टी की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी डीवी प्लस वी डी पी अपॉन आर। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, पी डीवी इंटू, ये इधर लेके आएंगे सीवी प्लस आर, इसको प्लस का सीवी, वी डी पी इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, ये यही तो हुआ। अब अगर बताओ ये वैल्यू ये हुई आपके पास, देखो अगर मैं इसको लिखूं, दिस इज पी डीवी सीवी प्लस आर, बताओ ये सीपी की वैल्यू हो गई, प्लस सीवी इंटू वी डीपी। ठीक, बताओ इससे अगर डिवाइड कर दें सीपी बाई सीवी इंटू पी डीवी प्लस वी डीपी, मुझे नहीं लगता किसी को। और बेटा जो मैंने गामा डिफाइन किया था, गामा होता है आपका 1+2/f इज ऑल्सो इक्वल टू सीपी बाई सीवी होता है। किसी भी गैस का सीपी बाई सीवी का रेशियो हमेशा गामा के बराबर होता है। तो बताओ ये जो आपका सीपी बाई सीवी, बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये हो जाएगा गामा पी इंटू डीवी प्लस वी इंटू डीपी इज इक्वल टू 0। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये लिखा हुआ पी वी की पावर गामा का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, आप एक काम करो, इसे डिफरेंशिएट कर लो जरा, डी ऑफ पी वी की पावर गामा डिफरेंशिएट करेंगे, बताओ क्या होगा। एक को डिफरेंशिएट करते हैं, एक को एज इट इज रखते हैं, वी की पावर गामा डीपी प्लस का, अब पी को एज इट इज रखते हैं,
v की पावर गामा dv का डिफरेंशिएशन गामा इंटू v की पावर गामा -1 इंटू dv। अब बताओ v की पावर गामा -1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो v dp प्लस गामा टाइम्स p dv, बताओ वो यही तो आएगा। अब देख लो, अगर मैं यहां पर बात करूं, अरे उधर तो जीरो है, दोनों तरफ v की पावर गामा -1 ले लो, बताओ ये यही तो लिखा। अब किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो है, दैट मीन्स पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हमारा इस प्रोसेस का प्रोसेस लॉ है। बेटा नोट करो सभी लोग, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या, दिस इज द प्रोसेस लॉ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। कंप्लीट करो। ये तो बेटा हर केस के लिए है, डेल्टा ही तो बता ही चुके हैं ना। तो ये तो हमारे पास इन जनरल है ना, NCV/dt। सीवी इसे मैंने बताया था, सीवी से कंफ्यूज मत होना कि ये तो हमने सीवी की वैल्यू लिखी है आइसोकोरिक के लिए, अरे वो तो लकली R अपॉन गामा -1 की वैल्यू सीवी के बराबर आ गई, ठीक है ना। अब देखो, ये तो हमारे पास एक के लिए आया, हमें हर के लिए प्रोसेस निकालना पड़ेगा। अब देखिए सब लोग, बेटा मेरी तरफ ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिए सब लोग, अब मेरे पास एक इक्वेशन, अब हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जिंदाबाद। पी को हम लोग लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आएगा टी इंटू वी की पावर गामा -1। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, गामा की वैल्यू जो है आपके 1+2/f है, तो गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 है। तो ये इक्वेशन में ये जो पावर है ये पॉजिटिव पावर है, ये जो गामा -1 की बात करें ये पॉजिटिव पावर है।
अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो बताओ ये क्या है? ये आपके पास एक पॉजिटिव पावर दी हुई है, ठीक है ना, पक्का। अब देखो, तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा टीवी की पावर गामा -1, ये भी वैल्यू आपके पास क्या हो गई? ये कांस्टेंट हो गई। अब इसको देखो, एक और फॉर्मेट हमें चाहिए होगा, तो P इंटू वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन आर टी अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये आ जाएगा P की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम 1 माइनस गामा से अगर रूट लेने इसका, तो P इंटू टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस एक बात थोड़ी सी समझ लेना यार, यहाँ पे सभी लोग, जो ये रिलेशन दिया गया पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, यहां पर जो गामा अपॉन 1 माइनस गामा है ना, ये आपके पास निगेटिव पावर दी हुई है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है आपके पास? ये निगेटिव पावर है। मतलब यहां पर जो रिलेशन है आपके पास, पी जो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा है। यहां पर टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा -1 है। लेकिन जब मैं इस लास्ट वाले रिलेशन की बात करूंगा ना बच्चा लोग, तो ये जो रिलेशन आपके पास दिया हुआ है, मैं अगर इस रिलेशन की बात करूं, तो ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की पावर गामा अपॉन गामा -1, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। वो सब इनवर्स प्रोपोर्शन में रिलेशन है। नोट करिए इस बात को। बात सभी को क्लियर बेटा पूरी तरह? मतलब ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। अरे बेटा, यही जो ये रिलेशन होता है, इसी को तो पॉइजन्स लॉ बोलते हैं। दिस इज द पॉइजन्स लॉ, ठीक है। बस ध्यान इतना रखिए कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन पे, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, क्योंकि पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये आपके पास क्या, ये निगेटिव पावर दी हुई। तो इस केस की बात की, ये निगेटिव पावर है, तो उसे जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। पक्का? चलो अब देखो, अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग बेटा। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय द गैस की बात करते हैं। बात करो इसके वर्क डन बाय द गैस। अब देखो, अगर मैं वर्क डन बाय द गैस की बात करूं, तो हमने कहा लेट हम P1 V1 से P2 V2 जा रहे हैं, और P V ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेज है। तो अगर प्रोसेस लॉ के हिसाब से बात करें, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू PV की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। बताओ ये बच्चा लोग कांस्टेंट है। अब जो इसके मेथड ध्यान देना, इस पे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ये आपको, अब बताओ वर्क डन का आपके पास की कांस्टेंट को हम कुछ के लिख देते हैं। बताओ DW की बात करें, क्या होता है? PdV। अब DW बताओ, PdV, P की वैल्यू में क्या लिख रहा हूं?
k अपॉन v की पावर गामा इंटू डीवी। ये पीवी में p की वैल्यू हमने क्या लिख दी, k अपॉन v की पावर गामा। बेटा ध्यान देना, इसके डेरिवेशन पे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dw इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन v की पावर गामा। और अगर ये v की पावर गामा हुआ, इस केस में अगर ये आपके पास v की पावर गामा हुआ, तो ये कहां से कहां आपके पास हो जाएगा, दिस इज फ्रॉम, मैं लिखता हूं फ्रॉम v1 टू v2 हम बात करें, फ्रॉम v1 टू v2। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, k इंटू v की पावर माइनस गामा प्लस वन, माइनस गामा प्लस वन, और इनटू बताओ लिमिट, सब लोग ध्यान दीजिएगा अभी, k अपॉन वन माइनस गामा आ गया इधर, और ये आएगा v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस v1 की पावर माइनस गामा प्लस वन। ध्यान देना। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज वन अपॉन वन माइनस गामा। देखो जब इसे मैं v2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो k की वैल्यू मैं लिख देता हूं p2 v2 की पावर गामा। बहुत ध्यान से समझिए, जब मैं इसे v2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो k की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूं, p2 v2 की पावर गामा इंटू v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन, माइनस, जब मैं यहां पे लिख रहा हूं k की जगह p1 v1 की पावर गामा, तो ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज p1 v1 की पावर गामा, और ये होगी v1 की पावर माइनस गामा प्लस वन। देख लो यार सभी लोग। अब देखो अगर ये रिलेशन है आपके पास, तो इस पर्टिकुलर केस की बात करें, अब देखो चीजें कितनी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। यहां पर मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या बचेगा, वन माइनस गामा, बताओ सिंपली P2 V2 बचेगा, और उधर बचेगा माइनस का P1 V1। यार ये निगेटिव, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, वन अपॉन गामा माइनस वन, दिस इज P1 V1 माइनस P2 V2। तो मेरे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला आ गया, दिस इज वन अपॉन गामा माइनस वन इंटू P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल। और बच्चा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद रखना आपको। तो वर्क डन इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन इंटू पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस का पी फाइनल वी फाइनल। पहले नोट करो बेटा सभी लोग जल्दी से। आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए। अभी डेटा की मॉर्निंग में ही प्रॉब्लम हो गई क्या तुम लोगों को? अब देखो अगर इसी रिलेशन में बताओ, अगर मैं यहाँ पर W इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन
P इनिशियल V इनिशियल को लिख सकता हूं NR इंटू T इनिशियल माइनस का NR इंटू T फाइनल। तो वर्क डन किसके बराबर है? दिस इज 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू N इंटू R इंटू T इनिशियल माइनस T फाइनल। बताओ वो यही तो रिलेशन हुआ। एन आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू टी इनिशियल माइनस का टी फाइनल। नोट करो। ये दो हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन हमें याद भी रखने हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। अब देखो, हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। अब अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ पे Q जीरो हो गया, तो इसलिए डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां पर डेल्टा U निगेटिव है, तो यहां पर W गैस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां पर वर्क इज डन बाय द गैस ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इसके कोई और सोर्स तो है ही नहीं। अगर गैस पॉजिटिव वर्क डन कर रही है, तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। और जितना वो डिक्रीज हो रही है, उतना ही वो पॉजिटिव वर्क डन गैस कर रही है। अब अगर इसी केस की बात करें, डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर वर्क डन बाय द गैस निगेटिव है, तो यहां पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू वर्क डन ऑन द गैस, ड्यू टू वर्क डन ऑन द गैस। ये आपके पास कंसेप्ट है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं ड्यू टू वर्क डन ऑन द गैस। सभी लोग बताओ, पहले मेरी बात से सहमत हो? पक्का? कोई डाउट इसमें? वेट करिए। तो यहां पर बस इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बीच में इंटरेक्शन है, क्योंकि हीट का यहां पर कोई रोल है ही नहीं। अब मैं बात करूं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? अब बताओ, जब यहां पर हमें क्यू तो हम दे ही नहीं रहे, तो अगर मेरे पास एक पिस्टन है
बताओ अगर पिस्टन को हम डाउनवर्ड मूव कराएं तो बताओ यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी पक्का, और इसके लिए हीट एक्सचेंज बताओ क्या हो गया, 0। तो हमें जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा हम पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देंगे। तो बताओ इस केस में अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर केस में आपके पास बताओ ये, हाँ बेटा ये निगेटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, वही तो लिखा है मैंने, वर्क डन ऑन द गैस। तो बताओ ये Q0, दैट मीन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी बताओ क्या हो जाएगी, वो आपके 0 हो जाएगी। सी एडियाबैटिक 0, क्योंकि हमने टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हीट एनर्जी, तो इसलिए इसका एडियाबैटिक का क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर है। कंप्लीट करो। अब देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, एक तरफ से ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब मोलर हीट का सब कुछ हो गया ना, ग्राफ की बात करते हैं। और ग्राफ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पीवी ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर बात करें तो ये आपका पीवी ग्राफ है। अब बताओ पीवी ग्राफ की बात करें, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही जैसा तो ग्राफ होगा। तो नेचर अगर मैं बात करूं ये ऐसे ही तो हुआ। अगर मैंने एरो इस तरीके से बनाया, इसका मतलब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो समझिए सभी लोग, नहीं तो बेटा ध्यान दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हो गया वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव। और अगर गैस पॉजिटिव वर्क डन कर रही है तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो टेम्परेचर बताओ क्या होगा, वो आपके डिक्रीज करेगा यार। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज करेगा, वर्क डन बाय द गैस आपके पॉजिटिव होगा, और इसके लिए कोई भी हीट एक्सचेंज यहाँ पर होगा ही नहीं, क्यू की वैल्यू तो 0 है। और यही अगर ग्राफ आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन का ग्राफ हुआ, अगर मैं बात करूं ये एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करूं, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, यहां पर ये ग्राफ आपके बताओ ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। और अगर ये ग्राफ इस तरीके से हुआ एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं, बताओ यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वर्क डन बाय द गैस आपके पास क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, क्यू इंटरैक्शन तो आपका 0 ही होगा। मतलब देखो बेटा, ये सिंगल ग्राफ नहीं पूछे आते, आपसे कोई साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ पूछा आएगा जिसमें कई सारे प्रोसेस होंगे,
और फिर हमें उसे कन्वर्ट करना होगा, पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा, पीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा या फिर वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्जन आते तो ये मत सोचो कि हमसे कोई एडियाबैटिक के पर्टिकुलर ग्राफ पूछ रहा होगा। बात सभी को क्लियर? पक्का? कोई डाउट इसमें? अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इसी अभी पीवी ग्राफ की बात करता हूँ, जब मैं थोड़ी स्लोप की चर्चा कर लूं, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, वो tan थीटा होगा। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज dp बाई dv। तो मैं tan थीटा की बात करूं, dp बाई dv। अब बताओ अगर dp बाई dv की बात करें तो अगर मैं यहां पर, ये अगर थीटा है, तो बताओ इस केस की बात करें तो यहां पर pv की पावर गामा कांस्टेंट हुआ, डिफरेंशिएट करते हैं तो dpv की पावर गामा 0 हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? तो 0 ही होगा। हाँ भाई, ये कितना आ गया आपके पास? दिस इज p इंटू गामा इंटू v की पावर गामा -1, ठीक, प्लस का p इंटू गामा इंटू v की पावर गामा -1, और दूसरा आ जाएगा v की पावर गामा इंटू dp इज इक्वल टू 0। बताओ v की पावर गामा -1 अगर कॉमन ले लें तो बताओ गामा p प्लस का v dp, और एक dv भी तो आएगा यार, प्लस का v dp, ये 0 हुआ। अब बताओ अगर ये 0 हो रहा है तो यहां पर ये स्लोप बताओ कितना आ गया? दिस dp बाई dv की बात करें, बताओ ये गामा p के बराबर आया, p बाई v, एक माइनस साइन। तो इसका स्लोप किसके बराबर होता है? माइनस का गामा टाइम्स p बाई v। अब देखो ध्यान से देखना सभी लोग, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें इज इक्वल टू गामा टाइम्स माइनस पी वाई वी। किसका स्लोप था? आइसोथर्मल का। मतलब यहां पर बात करें मेरे पास, और गामा ग्रेटर देन 1 है, इसका था एडियाबैटिक का कर्व ज्यादा स्टीप होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो अगर जैसे मेरे पास कहीं पर भी ये दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक कर्व ऐसे जा रहा है, तो जो ज्यादा स्टीप कर्व हो ये वाला कर्व, ये इसको नहीं इंटरसेक्ट करे बेसिकली, ये हमारे पास एडियाबैटिक हो जाएगा और ये हमारे पास आइसोथर्मल होगा। बेटा ध्यान रखना, ये जब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तभी हम कह सकते हैं कि इनका हम, जैसे अब अगर तुम कहो कि सर कोई भी दो ग्राफ कहीं पर भी है, एक ग्राफ अगर यहां पर है, एक ग्राफ अगर यहां पर, अब ऐसे हम नहीं जस्टिफाई कर सकते कौन आइसोथर्मल कौन एडियाबैटिक है। जब वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तब मैं कह सकता हूं जिसका स्लोप ज्यादा है वो आपके पास एडियाबैटिक होगा, और जिसका स्लोप कम होगा वो आपके पास क्या होगा? आइसोथर्मल होगा। और हमेशा एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है? गामा टाइम्स आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। मेरी बात से सहमत हो ना पूरी तरह? कंप्लीट करिए।
बात सभी को क्लियर? एक क्वेश्चन बेटा लिखिए सभी लोग। लिखिए, a gas is expanded from initial volume Vi to final volume V final, from initial volume Vi to same final volume V final by three different processes by three different processes by three different processes. फर्स्ट प्रोसेस ए पार्ट में लिखिए आइसोबारिक, बी में लिखिए एडियाबैटिक और सी में लिखिए आइसोथर्मल। और उसमें ब्रैकेट में लिख लो बेटा, इनिशियली गैस इज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। मतलब सेम फाइनल वॉल्यूम बेटा सभी के लिए फाइनल वॉल्यूम सेम है, मतलब तीनों प्रोसेसेस के लिए गैस को हमने तीनों प्रोसेस में सेम फाइनल वॉल्यूम तक लेके गए। ठीक है ना? इनिशियली गैस इज सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, मतलब इनिशियल स्टेट गैस की सेम है और वहां से हम लोग जो है ना थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस से लेके गए। और क्वेश्चन हमारा, कंपेयर द वर्क डन बाय द गैसेस इन थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस। आपको वर्क डन को कंपेयर करना इन तीन प्रोसेसेस। फाइनल वॉल्यूम तीनों कंडीशन में सेम है आपके पास। देखो अब इसको जो है ना सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, आप ग्राफ पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, कहाँ आप लोग सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए? बताओ, सेम इनिशियल कंडीशन है, वॉल्यूम वी इनिशियल है, हम सेम फाइनल वॉल्यूम। बताओ अगर आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट ये हुआ, इसके बाद यहां पर ये आइसोथर्मल आएगा, ये आइसोथर्मल हो गया, ये आइसोबारिक हो गया, और इसकी बात करें ये आपके पास एडियाबैटिक हो गया। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। अब बताओ सबसे नीचे सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? इसका, ये सबसे नीचे होगा। अब बताओ शेडेड एरिया निकाल लो, बताओ क्या एडियाबैटिक का सबसे कम वर्क डन होगा? उससे ज्यादा बताओ किसका होगा? आइसोथर्मल का। और सबसे ज्यादा वर्क डन बताओ यहाँ पर किसका होगा? वो आपके पास आइसोबारिक। ये आपके पास आइसोबारिक, नोट करिए।
मैंने कहा इनिशियल कंडीशन में गैस इनिशियल कंडीशन गैस की सेम है। चलिए पीवी हो गया, जल्दी से इसका बेटा यहाँ पे रो के कोई ग्राफ नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ पीवी हो गया, पीटी और वीटी के ग्राफ बनाइए। अब बात करते हैं वीटी का ग्राफ। अगर मैं वीटी की ग्राफ की बात करूं तो हमारे पास क्या था, टी वी की पावर गामा -1, पावर कांस्टेंट है तो वही आपका हाइपरबोलिक ही तो ग्राफ होगा। वीटी का ग्राफ बताओ, ऐसे ही कुछ होगा। अगर मैं इस तरीके से लेता हूं तो बताओ ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, और अगर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब हो गया गैस ने पॉजिटिव वर्क डन किया, तो गैस ने पॉजिटिव वर्क डन किया, इंटरनल एनर्जी पक्का कम होगी, तो टेम्परेचर भी यहाँ पर कम होगा, और इसके लिए बेटा कोई हीट आपको नहीं मिलने वाली। तो यही तो ग्राफ होगा। अब देखो बस इसके एक ग्राफ में गलती होती है, वो है इसका पीटी ग्राफ। पीटी की बात करें तो पीटी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, हमने बोला था ये निगेटिव पावर है बच्चा लोग, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की टी की पावर गामा अपॉन गामा -1। बताओ वो यही तो हुआ। P क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर गामा अपॉन गामा -1। इसका मतलब डायरेक्टली ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है। पैराबोलिक नहीं होगा, मतलब टाइप की बात कर रहा हूं मैं। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है आपके पास, ये यहां से यहां। अब बताओ यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बेटा एरो पे बहुत ध्यान दीजिए। बताओ ये ग्राफ का एरो ऐसे ही तो होगा, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, पक्का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा, और इसके लिए कोई हीट इसे नहीं मिलने वाली, क्यू की वैल्यू 0। पहले तो बात सभी को क्लियर है पूरी तरह, पक्का ना, कंप्लीट करो। आयुष ध्यान दो, ये पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, बताओ ये निगेटिव पावर है। अगर ये निगेटिव पावर है तो बताओ ये दूसरी साइड जब जाएगी तब बताओ ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। अगर ये दूसरी साइड अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव पावर हो गई आपके पास, तो बताओ इस केस की बात करें तो बताओ हमारे पास क्या हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर गामा अपॉन गामा माइनस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ बताओ क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा, पैराबोलिक नेचर टाइप। अब बताओ यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा अगर हमारे पास आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इसका तो एरो हमने ऐसे बनाए, पक्का आयुष। अब देखो हम एक और प्रोसेस की बात की, जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सब लोग बेटा ध्यान से देखिए, देखो अगर मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करूं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मतलब देखो क्या हो गया, पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास एक जनरल प्रोसेस है, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखो ये हर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, अगर एन की वैल्यू 0 रख दो तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ये आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। ठीक, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रख देता हूं, बताओ पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने लगा। ये क्या हो गया? दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं यहां पे बात करूं n की वैल्यू में गामा पुट कर देता हूं, तो पी वी की पावर गामा कांस्टेंट हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, n की वैल्यू इंफिनिटी रख देता हूं, तो n की वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो 1/n की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो गई। तो पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, p की पावर 1/n इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब 1/n टेंडिंग टू 0 है, तो बताओ ये v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बताओ क्या ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया? देख लीजिए। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे सिर्फ है कि हम लोग जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक तरीके से हर प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कंप्लीट करो। अब देखिए ध्यान, अब देखो अगर इसके लिए मैं वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन हम बिल्कुल डायरेक्टली वैसे ही डिफाइन कर लेते हैं। W इज इक्वल टू क्या हुआ, वहां गामा -1 था तो ये हो जाएगा 1/n-1 इंटू पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल। अब देखो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड नहीं होगा? देखो ये फॉर्मूला बस तुम्हारे पास आइसोथर्मल के लिए नहीं वैलिड है, क्योंकि आइसोथर्मल में n की वैल्यू 1 है, तो इसका फॉर्मूला आप अलग से याद रखिए। ठीक, और जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस केस में भी ये फॉर्मूला आपका वैलिड हो जाएगा, बाकी हर केस में वैलिड, बस n इज इक्वल टू 1 में नहीं वैलिड। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन, ध्यान रखना n-1, वही गामा में बस हमने n लिख दिया। बताओ टी इनिशियल, ध्यान रखना बेटा फॉर्मूले में इनिशियल माइनस फाइनल है, चाहे वो टेम्परेचर के टर्म में हो, चाहे वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म, दोनों केस में इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये वर्क डन का हमारे पास एक तरीके से क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया, अगर हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया हुआ। अब देखो जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो होता है इसकी मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे आपको याद है, मैंने लास्ट टर्म पे आपको बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी निगेटिव भी हो सकती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा क्या कंडीशन होगी, कब हम कह सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी निगेटिव होगी? अब देखो वो टर्म मैं आपको समझाता हूं। देखो मोलर हीट कैपेसिटी हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, dq इज, बेटा अब इसमें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करो, dq इज इक्वल टू du प्लस dw था। अगर मैं dq की बात करूं, nc प्रोसेस dt, du क्या था आपका ncv dt, और dw क्या था यहां पर, बताओ वो pdv था। अब बताओ अगर ये केस दिया हुआ है, तो यहां पर c प्रोसेस की बात करूं इज इक्वल टू, बताओ cv प्लस का p इंटू dv अपॉन एन डी टी, बताओ वो यही तो हुआ। अगर मैं सी प्रोसेस की बात करूं, सीवी प्लस पी डीवी अपॉन एन डी टी आपके, तो ये हमने, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये हमारा जनरल, इधर नोट कर लिया ना आप लोगों ने? नोट कर लिया?
बेटा मैं हटा रहा हूं, अगर नहीं नोट किया तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब मुझे ये सी प्रोसेस डिफाइन करना, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, v की पावर एन डी पी प्लस p इंटू एन की पावर v n माइनस वन इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। तो v की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, ये आएगा v डी पी प्लस n टाइम्स p डी वी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो एक रिलेशन मेरे पास क्या आ गया, v डी पी की वैल्यू आ गई माइनस, पता नहीं ये कहाँ यूज करेंगे हम लोग, बट एक इक्वेशन तो आ गई यार। अच्छा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो हमेशा जिंदाबाद, ये आएगा पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू एन आर। बेटा क्लोज सिस्टम है तो एन तो हमेशा कांस्टेंट है, कितना हो गया एन आर डी टी। बताओ ये हो गया पी डीवी, वी डीपी बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का कैपिटल एन इंटू पी डीवी इज इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा, एन आर डी टी। बताओ वो यही तो हुआ। अब अगर ये रिलेशन आ गया तो बताओ ये कितना आया, दिस इज वन माइनस एन इंटू पी डीवी इज इक्वल टू एन आर डी टी। बताओ ये यही तो हुआ। अब बताओ यहां से मेरे पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी डीवी अपॉन एन डी टी। बताओ यार यहां से बिंदास हमारे पास वन बाई एन पी डीवी बाई डी टी की वैल्यू आ गई, और वो किसके बराबर हो गई, दिस इज आर अपॉन वन माइनस एन। बेटा यहां से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास आ गया जो आपको बिल्कुल मगअप करना है यार। सी प्रोसेस इज डिफाइंड एज CV प्लस आर अपॉन वन माइनस एन। आपके पास ये एक सी प्रोसेस हो गया, हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, बस एन की वैल्यू पता से, और अगर सीवी की वैल्यू भी रख दें तो मेरे पास जनरल प्रोसेस सी प्रोसेस किसके बराबर आ गया, सीवी होता है आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एन। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सी प्रोसेस है, डायरेक्टली हम याद रखेंगे, कोई वैल्यू दी है हम डायरेक्टली उसका सी प्रोसेस निकाल सकते हैं। नोट करो बेटा पहले से। भाई बताया तो वॉकडन वाला फॉर्मूला आइसोथर्मल के लिए नहीं वैलिड है, क्योंकि वहां पे एन की वैल्यू वन है, उसका फॉर्मूला आपको अलग से पता है, एन आर टी नॉट एल एन वी टू बाई वी वन।
की दो जो आईआईटी क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स डीपीपी का 2 या 3 क्या नाम है नोट कर रही है ना बेटा। अब देखो इसके थोड़ा सा ग्राफ और समझ लेते हैं तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहां पे बात करूं तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये एन और सी प्रोसेस में देखो n इज इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं, जब n की वैल्यू 0 होगी, n 0 आपके पास क्या था, आइसोबारिक। n इज इक्वल टू 1 आपके पास आइसोथर्मल, और जिसके करस्पॉन्डिंग सी प्रोसेस की वैल्यू क्या हो गई थी, इनफाइनाइट। ध्यान से देखिएगा। और n इज इक्वल टू गामा के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या था, 0 था आपके पास। और बताओ जब आपके पास n की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही थी, तब वैल्यू आपकी क्या थी, आइसोकोरिक। सभी लोग ध्यान दीजिए। अब देखो इस ग्राफ को ध्यान रखोगे तो कभी आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो ये जब इंफिनिटी पे होगा, n गोज टू इंफिनिटी है, तो ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे आ रहा होगा। ये ग्राफ इसको कहीं टच, ये ऐसे इंफिनिटी चला जा रहा है। अब बताओ n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होगी, बताओ ये सीपी होगी। और जब ये ग्राफ इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा, तो मोलर हीट कैपेसिटी किसको टेंड कर रही होगी, सीवी को टेंड कर रही होगी, सीवी को। अब n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये बताओ कहां पे जा रहा है, इंफिनिटी। अब इधर से देखो, इसके बाद ये ग्राफ ऐसे आएगा, और n इज इक्वल टू गामा पे ये वैल्यू 0 होगी, और ये ग्राफ फिर से इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा। और इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, दैट मींस वहां पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या। बस बेटा ये ग्राफ इतना याद रखिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इससे। अभी नोट मत करो, छापो नहीं यार, पहले समझो तो। ये इतना बस, और आपको बड़ा आसान है। आप क्योंकि n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपको पता है ये वैल्यू क्या ले रहा होगा, सीपी। जब n की वैल्यू इंफिनिटी जा रही है, ये ग्राफ इंफिनिटी, ये टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, ये ग्राफ टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, तो ये वैल्यू बताओ किसको अप्रोच कर रही है, वो सीवी को अप्रोच कर रही है। जब मैं यहां पर बात करूं, जब ये 1 की बात करें, तो बताओ 1 पे ये ग्राफ किधर टेंड कर रहा है, बताओ ये ग्राफ यहां पर बताओ किधर टेंड कर रहा है, बताओ क्या ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। वो यही तो हुआ। अब इस पूरी कहानी को जब हम थोड़ा समझ लेते हैं, इस पूरी कहानी की बात समझ लेते हैं। देखो ध्यान दो सभी लोग। अगर मैं इस पूरी कहानी की बात करूं, अब देखो यहां पे अगर n की वैल्यू ये कौन सा प्रोसेस है, pv की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर n की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 0 के बीच में दी, n की वैल्यू निगेटिव है, तो इस केस में जो सी प्रोसेस होगा आपके पास, वो सी प्रोसेस सीवी से बड़ा होगा, बट वो सीपी से आपके पास क्या होगा, वो सीपी से छोटा होगा आपके पास। अगर n निगेटिव है, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि सी प्रोसेस पक्का इन बिटवीन सीपी से सीवी लाई कर रहा होगा, और उसकी वैल्यू ये होगी सीवी से सीपी के। अगर कोई कहता है नहीं भाई n की वैल्यू लाई कर रही 0 से 1 में,
अगर n की वैल्यू 0 से 1 में लाई करी तो आप कहोगे जो C प्रोसेस होगा वो CP से ज्यादा होगा और वो इंफिनिटी CP से ज्यादा इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा CP पे क्लोज्ड इंटरवल। मैं लिमिट आप बता सकते हो, आप रेंज बता सकते हो कि, और इसे याद करने की जरूरत नहीं, ग्राफ से बता सकते हो। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, जिसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया, n की वैल्यू अगर 1 से इंफिनिटी के गामा के बीच में है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखो, इस केस में C प्रोसेस की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में। अब बताओ क्या है ये, निगेटिव मोलर हीट कैपेसिटी है। क्या मतलब हुआ निगेटिव मोलर हीट कैपेसिटी? बताओ यहां पे हीट विल बी इवॉल्व्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहां पर हीट इवॉल्व होगी, हीट रिलीज होगी। ये वो रीजन है, अगर n की वैल्यू 1 से गामा के बीच में दी हुई है तो पक्का C प्रोसेस उस केस में क्या आएगा, वो 100% निगेटिव आपके पास आ रहा होगा। और अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन गामा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू गामा, तो इस केस में C प्रोसेस की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी बट विल बी लेस देन CV। ये आपकी कहानी है। तो आपको रेंज समझ में आएगी, हर जगह आपको एक आइडिया लग गया क्या वैल्यू होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग कहां तक ये वैल्यू जा सकती है, ये हमें बहुत आसानी से यहां पर आइडिया लग गया। अल्टीमेट ग्राफ है, बस ग्राफ ध्यान रखो, आप ये सारे कंक्लूजन तो तुरंत ही बना दोगे। पहले तो मेरी बात बेटा चमकी है ना, सभी को कंप्लीट करो। बेटा ग्राफ कैसे है उस पे मत जाओ, ग्राफ को डायरेक्टली याद कर लो। बेटा ये ग्राफ तो आप लोग मैथ्स में पढ़े हैं ना, कैसे ग्राफ बनाते हैं, टेंडिंग की कंडीशन लगाते हैं, एक बार इंफिनिटी पुट करते हैं, एक बार 0 पुट करते हैं, उसके हिसाब से कर्व बनाते हैं।